नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार वेतन अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं आज। प्यारे दोस्त, आप सोच रहे होंगे सर सैटरडे हमारी वैसे तो क्लास नहीं होती बहुत सारी, आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्यारी दोस्त, मंडे को दिन मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसलिए क्लास हो रही है आपकी। ठीक है, चलिए नमस्कार, राम राम, नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल आप ही की तरह। अरे आज हमारे ये क्या हो गया है, आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं, एक मिनट। ठीक है साहब। गुड इवनिंग, नमस्कारम, जय श्री महाकाल। मैं हूं राहुल पालीवाल, आप सभी का अगेन स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास में। प्यारे दोस्त, हम पढ़ रहे थे एटम और मॉलिक्यूल। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसको कवे है प्यारे, है ना, अणु और परमाणु। पहले एटम लिखा है तो पहले परमाणु, तो परमाणु और अणु। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया, नमस्कार। और एटॉमिक नंबर वगैरह वाली चीजों पे हम आकर के कल रुके थे, और कल मैंने एक होमवर्क दिया था, बहुत से बच्चों के बिल्कुल सही जवाब उसके आ चुके थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, चलिए उनको निकालने की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है ना, और द्रव्यमान 35 है। अब भैया मैंने इसमें आपसे ये पूछा था कि आपको ये बताना है कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं। ठीक है, आप में इसको बताना था कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आपको इसमें बताना था कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। अब ये आप तब बता पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि ये एक्चुअल में होते क्या है। क्योंकि नहीं पता होगा तो कैसे बताएंगे कि हाँ सर बात तो सही है। तो सबसे पहले चीज पता होनी चाहिए। तो देखो, जो प्रोटॉन होता है वो एक्चुअल में परमाणु क्रमांक ही तो होता है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बराबर होता है ना, ये 11 है, याद रखिए, कल भी सुधरवाया था। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या होती है ये। किसकी संख्या होती है? प्रोटॉन की संख्या। चलिए बहुत बढ़िया। तो प्रोटॉन की संख्या एक्चुअल में आपका परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक कुछ और नहीं, प्रोटॉन की संख्या है। तो भैया इसका परमाणु क्रमांक क्लोरीन का 17 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 17। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई कि सर 17। खेला न्यूट्रॉन में होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है परमाणु का द्रव्यमान, एटॉमिक मास। ये क्या है? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। ये दो चीज से मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपको प्रोटॉन की संख्या तो ये रही आपके पास में, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या है। इस 17 को 35 में से माइनस कर दो, इन दोनों का अंतर ही होगा। तो राइट आंसर यहां पर 18, जो लगभग मैंने कल कमेंट्स देखे थे सभी बच्चों के बहुत अच्छे से जवाब आ चुके थे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत प्यारी बात है। ये तो आपने होमवर्क का जवाब दिया। अब एक मेरी तसल्ली के लिए एक जवाब और दे दो, ताकि मुझे ऐसा फील हो जाए कि नहीं यार, प्यारों ने जितना ने जवाब दिया है बहुत अच्छे से पढ़ करके, है ना, संतुष्टि पूर्वक जवाब दिए हैं, तो मुझे थोड़ी सी क्या हो जाएगी, क्लेरिफिकेशन हो जाएगी उसकी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपसे थोड़ी बहुत और इसके बारे में। ठीक, बिना किसी अन्य प्रकार की कोई चर्चा किए हुए। बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक चीज का आप मुझे यहां पर जवाब और दे दीजिए, देन हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं यहां पर एक तत्व ले लेता हूं जिसका नाम कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20 और द्रव्यमान उसका कितना होता है? 40 होता है। आपको मुझे ये बताना है कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। अगर आप ये निकालना सीख गए हो तो बहुत प्यारी बात है। बताइए, बताओ दोस्त, कितने होंगे? क्या बात है। 2 से 3 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री से आ सकते हैं अधिकतम। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, सभी 20-20 होंगे, क्या बात है। कि देखो, जो प्रोटो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों का अंतर कितना है कि सर 20, तो वो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, गजब। सबके जवाब सही हैं। अब देखो क्या होता है, हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा, अब हमें अणु के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? अणु के बारे में। आइए अणु के बारे में देखते हैं, अणु क्या चीज होती है। ठीक है, आपको पता है मैं हाइब्रिड मॉडल लेता हूं, हाथ से भी पढ़ाता हूं, पीपीटी भी यूज होती है। तो हाइब्रिड मॉडल में
समझ में बहुत अच्छा आता है। देखो क्या होता है, जैसे आपके पास में एक मोती था, आपने 10 मोती की एक माला बना ली, तो आपने मोती इकट्ठे किए कि हाँ सर। तो अणु जो होते हैं ना, ये किसी तत्व के परमाणु से बने होते हैं, मैं ना मतलब परमाणु से अणु बनते हैं। अणु किसी तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण है। जैसे मैं आपसे कहूं, आप मुझे कहते हो सर ये लोहे का टुकड़ा है, तो लोहे का सबसे छोटा टुकड़ा स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है, परमाणु स्वतंत्र नहीं पाए जाते। तो अणु किसी यौगिक या किसी तत्व का क्या होता है, सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र रह सकता है। याद रखिएगा, जो स्वतंत्र नहीं पाया जाता वो परमाणु है। सबसे छोटा कण कौन सा, परमाणु। लेकिन क्या वो स्वतंत्र रह सकता है, नहीं। स्वतंत्र पाया जाने वाला है ना, याद रखिएगा, फ्री स्टेट में पाया जाने वाला, तो उस तत्व के यौगिक के सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। तो अणु किसी तत्व या यौगिक का है ना सबसे छोटा कण होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, और उसके सारे ही गुण उसके अंदर निहित होते हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाती है। A molecule is the smallest particle and element or compound can exist independently in nature। सबसे मेन चीज ये है कि वो इंडिपेंडेंटली इस नेचर के अंदर, इस प्रकृति के अंदर पाया जाता है। अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो सबसे छोटा कण तो एटम हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो जाएगा, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। यह दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक बंधन द्वारा, मैंने क्या कहा था कि परमाणु आपस में जुड़कर, कम से कम दो परमाणु तो जुड़े, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु जुड़कर के पानी बना लेते हैं, तो कम से कम दो परमाणु तो जुड़ने ही चाहिए, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि परमाणु कम से कम दो परमाणु, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो यह दो या दो से अधिक, इसीलिए हम बोलते हैं टू और मोर देन टू। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक बंधन, जब इनका रासायनिक बंधन होता है, तब जब केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, कितने, टू और मोर देन टू एटम, तब जाकर के ये चीज सामने आती है। तो ये दो या दो से अधिक जब भी परमाणु मिलेंगे तब वो मिलकर अणु को बना सकते हैं। चलिए सर, ये तो हमको समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, जब अणु बनते हैं तो इसके लिए कुछ नियम सामने आते हैं। इन्हें कहा जाता है रासायनिक संयोजन का नियम। क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। सर ये रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है, ये खुद नियम नहीं है, ये खुद दो नियम से मिलकर के बना है। ठीक है, तो भैया इसको हम यहां पर रासायनिक संयोजन के नियम के रूप में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो हम यहां पर देखेंगे रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है, संयोजन का मतलब जुड़ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एक्चुअल में ये खुद कोई नियम नहीं है। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आप दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं, दुकानदार क्या खुद उगाता है उसको, कि नहीं सर किसान उगाते हैं फसल वगैरह, तो बाकी की चीजें फैक्ट्री वगैरह में बन जाती होगी, बिल्कुल सेम चीज। तो यहां पर क्या होता है, ये रासायनिक संयोजन का जो नियम है ना, ये दो नियम को मिलकर के बना है, और डॉल्टन इस नियम का पालन करते थे। तो ये इसके बारे में किसने बताया, ठीक है, तो याद रखिएगा, डॉल्टन द्वारा। अब इसमें दो नियम को पढ़ा जाता है। कितने नियम को देखते हैं, दो नियम को। हालांकि इस पॉइंट को नहीं भी लिखते तो चल जाते, इसमें दो लॉ आते हैं। तो दो नियम को मिला करके इसे बनाया गया, जिसमें से एक नियम हम पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो भैया पहला नियम तो हम पढ़ चुके हैं, तो उसे नहीं पढ़ेंगे, हम कहेंगे यहां पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरे नंबर पर जो नियम आता है, उस नियम को हमें पढ़ना है, जिसे हम निश्चित अनुपात का या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं।
ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रॉपर्टीज। ठीक है, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रॉपर्टीज, है ना, या प्रॉपर्टीज नहीं, वो गुण हो जाएगा, प्रोपोर्शन कर देते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात की बात कर रहे हैं ना, तो प्रोपोर्शन वर्ड आएगा। ये नियम सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दिया। क्या नाम था उनका, किसने दिया? जोसेफ प्राउस ने। इन दोनों नियम को मिला करके रासायनिक संयोजन का नियम बनता है। चलिए भैया, कोई बात नहीं। ये रासायनिक इसको तो हमने पढ़ लिया था, लेवाइसियर ने दिया था कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो इस नियम की तो हमें बात ही नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब भाई मेरे, जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। बड़ा सिंपल नियम है। हो सकता है नाम पहली बार सुने आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पहले आपने इसको कभी सुना नहीं हो, कभी देखा नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक। कोई बात नहीं। ठीक है, किस आदमी ने दिया, कौन से चच्चा ने? जोसेफ प्राउस ने दिया ये। जोसेफ प्राउस ने इस नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, देखो बेटा, मैं इस क्लास के अंदर आपको सिर्फ पढ़ाने आता हूं, सुनिएगा मेरी इस बात को। हमारा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास लगता है। ठीक है, आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं या सिर्फ आपका नाम सुनना चाहते हैं, डिसाइड आपको करें। रोज है ना, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, बिना रिकॉर्ड हुए आप लाइव कभी देख पाओगे क्या? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। ठीक है, मैं नहीं लूंगा आपके नाम अंतिम क्लास से पहले, जिस दिन लास्ट क्लास होगी उस दिन नाम लूंगा। ठीक है, क्योंकि एक का ला तो दूसरा बुरा मानता है, दूसरे का लो तो तीसरा बुरा मानता है। ठीक है, किसी का नहीं लो तो हमारा नहीं लिया साहब इसलिए बुरा मानते हैं। तो मैं छोटे भाई और आपको बहन कह देता हूं, आप उसमें सभी काउंट हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। पढ़े हम। इन्होंने क्या कहा, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो कैसे हुआ ये, क्या नियम था ये? देखो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कोई कहे हमने पानी बनाया है, ठीक है साहब, आपने पानी बनाया होगा, लेकिन एक चीज तो मुझे पता है कि जो पानी है वो 100% उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज एक, भाई 1:8 में ही आपने उसको लिया होगा, अदरवाइज आप वो पानी बना ही नहीं सकते। ठीक है, यहां पर आइएगा। तो आप कितना भी कह लीजिए दोस्त, उससे मुझे अब फर्क, मैंने आज इसलिए कहा कि अगर आप आज के बाद अगर हर क्लास में आकर के बोले रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, तो वो मैं, है ना, अब उसके जवाब नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आज उसका जवाब दिया है। ठीक है, आइएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, हम एक लाइन लिखेंगे इसमें। ठीक है, शुद्ध रासायनिक पदार्थ में या एक शुद्ध रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं। एक शुद्ध रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होंगे। ठीक है, यहां एक वर्ड याद रखिएगा, द्रव्यमान के। मेन चीज है मास। अ प्योर केमिकल सब्सटेंस, अ प्योर केमिकल सब्सटेंस, याद रखिएगा, द एलिमेंट, है ना, याद रखिएगा, द प्योर केमिकल सब्सटेंस इन, है ना, अ प्योर केमिकल सब्सटेंस इन, याद रखिएगा, एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन, ठीक है, डिफाइनाइट रेशियो ऑफ या डिफाइनाइट प्रोपोर्शन ऑफ मास।
ठीक है। अब देखो, आप लिखते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, यहां उदाहरण समझेंगे आप तो तुरंत आपको समझ में आएगा। आप पानी का फॉर्मूला देखिए। ठीक है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जा, कोई कहता है मैंने पानी बनाया है, तो जब उनमें तत्व या एलिमेंट की बात करेंगे, तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको दो और एक, मतलब हाइड्रोजन आपको दो लेने पड़ेंगे और ऑक्सीजन, ये उन तत्वों का अनुपात है कि दो हाइड्रोजन होंगे एक ऑक्सीजन होगा। लेकिन हम यहां पर तत्व का अनुपात नहीं पढ़ रहे, हम द्रव्यमान का अनुपात पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है कि सर 1H1 होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है कि सर 16 होता है। अब यहां देखिए, ऑक्सीजन कितनी बार आया कि सर एक बार, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 एक बार लिखेंगे। ठीक है। हाइड्रोजन कितनी बार आया कि सर दो बार। अगर 1 किलो नमक की थैली का वजन 1 किलो है, तो दो थैलियों का वजन कितना होगा कि सर दो बैग का वजन 2 kg हो जाएगा। एज इट इज हाइड्रोजन कितनी बार आया, दो बार, तो यहां पर दो हो जाएगा। अब ये दो अनुपात 16 बना, ये इनके मास का रेशो है, द्रव्यमान का रेशो है। तो द्रव्यमान का अनुपात कैसे पाया जाएगा? अब देखो, ये 2 और 16 एक दूसरे से कट सकते हैं कि हाँ सर कट सकते हैं, तो है ना, कितना हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 1:8। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात निकाल रहे होंगे, तो आपको वो रेशो हमेशा क्या मिलेगा, ठीक है, 1:8 मिलेगा। ये प्रश्न कई बार आता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में पाए जाते हैं, 1:8। लेकिन अब एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करता है, बच्चा रट लेता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8, 1:8, 1:8, वो उल्टा लिख देता है। पहले ऑक्सीजन लिख देता है, ऑक्सीजन पानी के अंदर H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस अनुपात में होते हैं, तो जो पहले लिखा होगा उसका नंबर पहले आएगा, जो बाद में लिखा होगा उसका नंबर बाद में आएगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। बात समझ में आई आपको? चलिए, तो ये स्थिर अनुपात का नियम था जो जोसेफ प्राउस ने दिया, और हमें इस नियम के बारे में पढ़ना था। ठीक। अब आते हैं यहां से आगे डाल्टन चर्चा पे। ये डाल्टन का एटॉमिक मॉडल परमाणु सिद्धांत, ठीक है, सन 1800 याद रखिएगा 8 में ये एटॉमिक प्रिंसिपल दुनिया के सामने आता है। इन चच्चा ने काम किया था, मैं इनको चच्चा ही बोलता हूं भाई, कितने ही चच्चा आएंगे यहाँ, डोल्टन चच्चा, न्यूलैंड चच्चा, है ना भाई साहब, जोसेफ प्राउस चच्चा, लेवाइसियर तो भाई साहब पप्पा, है ना, केमिस्ट्री के पप्पा। ये कितने ही लोग आएंगे, इससे अपने को घबराने वाली बात यहां पर नहीं है। ठीक। हाँ जी, मैं आपको क्लास के बाद कॉल करता हूँ। ठीक है, ओके। चलिए, इनकी किताब थी हिज बुक अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी, इनका नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या नाम था बुक का, ठीक है, केमिकल फिलोसॉफी, अ न्यू बुक। केमिकल फिलोसॉफी मतलब सीधी सी बात है, हिंदी इंग्लिश में नाम नहीं बदलेगा, इसलिए मैं नाम एज इट इज इंग्लिश में रख रहा हूं, केमिकल फिलोसॉफी। लेकिन इन्होंने कुछ बिंदु कहे जो हमारी एग्जाम में सीधे प्रश्न आते हैं। सभी पदार्थ किससे बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं, है ना। दुनिया का सबसे छोटा कण कौन सा होता है, परमाणु। तो सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। ये किन चच्चा ने बताया, ये डाल्टन चच्चा ने बताया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। दुनिया का सबसे छोटा से छोटा पदार्थ परमाणु से बना, क्योंकि परमाणु से छोटा कोई नहीं है। ठीक है, परमाणु अविनाशी होते हैं। कि सर अविनाशी का मतलब जिसका विनाश नहीं किया जा सका, हम कहते हैं ना अविभाज्य कण है। तो एटम इज अ इंडिविजुअल। आप सोने को कोई, जैसे मैंने मान लीजिए आपको एक लोहे का टुकड़ा मिला, सर इस लोहे के टुकड़े को मैं खत्म करके मानू, आपने बारीक पीस के उड़ा दिया, सर मैंने खत्म कर दिया। तुमने खत्म नहीं किया, तुमने सिर्फ रूप बदला। पहले लोहे का जो टुकड़ा था उसको बारीक पीस कर मिट्टी में मिला दिया, अरे मिट्टी से तो वापस कोई उसको क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। तो कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये परमाणु अविनाशी होते हैं, इनका विनाश नहीं हो सकता। ठीक है, और परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं, थोड़ा सा प्रतिरोध तो करते हैं, लेकिन परिवर्तन कर सकते हो आप, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते।
तत्व की पहचान उनके परमाणु के द्रव्यमान से होती है। ये चीज, क्योंकि देखो परमाणु क्रमांक कब आया? आज तत्वों की पहचान उनके परमाणु क्रमांक से होती है। परमाणु क्रमांक आया 1911 में। 11 से पहले किसी को पता ही नहीं था। जैसे कि मान लो भारत अगर 1947 की जगह 1647 में ही आजाद हो जाता, पर 1647 में तो कंपनी ही नहीं आई थी, चलो मान लेते हैं सन 1700 में आजाद हो जाता, तो क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बन सकते थे? कि हाँ सर, जो चीज आई ही नहीं वो एग्जिस्ट कैसे करेगी? समझ रहे हो ना? तो इनका कहने का मतलब यह है कि उस समय परमाणु क्रमांक था ही नहीं, क्योंकि वो तो 1911 में आया। तो डोल्टन चच्चा गलत नहीं है, इन चच्चा ने जो उनको सही लगा इन्होंने बोल दिया, पेल दिया अपने नियम में। तो इन्होंने कहा कि तत्वों की पहचान द्रव्यमान से होगी, और उस समय क्या, सन 1910 तक यही माना जाता था कि परमाणु क्रमांक को, परमाणु क्रमांक तो था ही नहीं, तत्वों को उनके द्रव्यमान से ही याद करना पड़ता। जैसे आज हम कहते हैं ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, भाई नियोन का 10 है ना, सोडियम का 11, क्लोरीन का 17, ऑक्सीजन का भैया 8 होता है, कार्बन का 6 होता है, बोरोन का 5 होता है, फिर आगे बढ़ते कैल्शियम का 20 होता है। ऐसे अपन याद करते हैं एटॉमिक नंबर। पहले द्रव्यमान याद किए जाते थे, क्योंकि एटॉमिक नंबर था ही नहीं, तो करेंगे कहां से? चलिए ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तत्वों की पहचान उनके परमाणु द्रव्यमान से होती थी, है ना। चलिए, जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होते हैं तो वो छोटे पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित होकर अणु बनाते हैं। ये इन्होंने ही कहा था कि अणु जो होता है वो परमाणु से बनता है, और इसे ही, है ना, ये जो डोल्टन थे इन्होंने इसके लिए एक मॉडल दिया था। तो डोल्टन्स मॉडल कहते हैं उसको, डोल्टन का मॉडल भी कहते हैं। तो डोल्टन का जो मॉडल था, इस मॉडल को क्या कहते थे? ठोस गोले का मॉडल, क्योंकि न प्रोटॉन की खोज, न इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या, हाँ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, किसी के बारे में पता ही नहीं था, तो ठोस गोले का मॉडल कहते थे। तो प्रश्न बन गया, ठोस गोले का मॉडल किसने दिया था? है ना, तो भैया इन्होंने दिया था। ये यहां देख भी सकते हो आप, या सॉलिड स्फेरिकल की जगह स्फेयर मॉडल लिख लीजिए, ठीक है। ठोस गोले का मॉडल, एक भाई सीधी सी बात है, अणु बन जाते हैं। चलो हमने ये सब चीज मान ली, इनकी डोल्टन की सारी बातें मान ली, सब कुछ मान लिया, लेकिन सर कोई तो आया होगा ना, वो हमने एक बार बहुत पेपर में प्रश्न सुना है, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी कभी आता है कि वो प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया। यार दोस्त, अगर आपका कोई क्रिश्चियन मित्र हो तो आपने प्लम पुडिंग का नाम जरूर सुना होगा, और अगर आपका कोई क्रिश्चियन मित्र है और उसने आपको प्लम पुडिंग नाम नहीं सुनाया, तो आज ही जाकर के, है ना, पकड़ना, क्यों रे, क्रिसमस था और तू मुझे केक नहीं खिलाया। तो क्रिसमस के आसपास एक केक बनता है, उस केक को कहते हैं प्लम पुडिंग, है ना, क्योंकि क्या होता है, प्लम पुडिंग केक बोलते हैं उसको। उस केक के ऊपर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, नट्स डाले जाते हैं। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, इस तरह से प्रश्न जनरेट होता है। ठीक है, तो अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, कुछ परमाणु से रिलेटेड मॉडल भी हो गए। ठीक है, द, है ना, याद रखना, द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल बोलते हैं इसको। तो थॉमसन का ये जो एटॉमिक मॉडल था, इस मॉडल के कई नाम थे। ठीक है, इसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, जो यहां लिखा हुआ भी है, लेकिन मैं ऊपर लिख देता हूं। प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। हमारे इंडिया में ये केक इतना प्रचलित नहीं था, तो इंडिया वालों ने इसे तरबूज का मॉडल कहा। ठीक है, इंग्लिश में वाटरमेलन मॉडल लिख लेना। ठीक है, हाँ तरबूज वाला। अब देखो तरबूज दिखता कैसा है सर, हमको नहीं पता, हमने कभी तरबूज नहीं देखा, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने भी देखा था एक बार, पर वो खत्म हो गया था, मैंने खा लिया था ना, इसलिए। देखो इस तरबूज के अंदर ऐसे बीज पाए जाते हैं। अब मैं के सर ब्लैक बीज होते हैं, आप तो नीले बना रहे हो, है ना, वो काली बाउंड्री बना दी, तब नीले ही बीज बनाने पड़ेंगे। अब इन बंदे ने खतरनाक, जे जे थॉमसन का अलग अलग ही भाई माइंड चलता है, इनने ऐसी थ्योरी दे दी कि अगर ये फिजिक्स में अप्लाई कर दो ना, तो आधी फिजिक्स खत्म हो जाए, आधी फिजिक्स खत्म हो जाएगी।
देखो, अगर मैं कहूं कि किसी आदमी को आग में जला दिया, वो राख बन गया, पर वो अभी कल मिलने आया था मेरे से, सर कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो, जो आदमी जल गया, जो मर गया, वो तुमसे मिलने कैसे आ सकता है? या तो वो जला नहीं होगा। बस यही यही इनके मॉडल की सबसे बड़ी कमी यही है। परमाणु अविनाशी कण है, डोल्टन साहब ने कहा। परमाणु नष्ट नहीं हो सकता, ये डोल्टन साहब ने कहा। और ये थॉमसन साहब भी यही कहते हैं कि परमाणु नष्ट नहीं हो सकता। कि सर फिर इनके मॉडल में क्या हुआ? इन्होंने क्या कहा, जैसे कि एक केक होता है, मैं आपको क्रिसमस में केक कैसा दिखता है, मैं आपको वो छोटे पीस होते हैं, मैं आपको, है ना, कहीं ट्राइंगल ये रहा, इस तरह से पीस बनते हैं उस केक के, है ना, एक छोटा पीस बना लेते हैं अपन, है ना। चलिए, ब्राउन शेप का, है ना, इस तरह से वो पेस्ट्री देखिए ना, बिल्कुल वैसा। अब इस पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसी ऐसी चोकोस चॉकलेट्स डली होती हैं, तो व्हाइट कलर का केक बनाते हैं, चॉकलेट अपन डार्क बना लेते हैं, लेकिन डार्क दिखेगी नहीं इस पे, तो अपन व्हाइट चॉकलेट डाल देते हैं। अब इनका ये कहना था कि जैसे ये तरबूज का लाल भाग, या इस ये चॉकलेट का ये वाला जो हिस्सा है, चॉकलेटी हिस्सा है, और इस तरबूज का ये जो होता है ना, ये पॉजिटिव भाग होता है, ये धनात्मक भाग होता है। ये ठीक है साहब। और जैसे कि ये तरबूज के जो बीज होते हैं ना, ये वाले बीज, ये वाले, ये नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इसमें जैसे कि ये चॉकलेट वाले हिस्से हो गए, तो ये नेगेटिव पार्ट था। ये साबित करना चाहते थे कि परमाणु उदासीन होता है। इन्होंने कहा परमाणु उदासीन होता है, तो वैज्ञानिकों ने सवाल पूछा कि क्यों होता है। तो ये कह रहे थे, अपने आप प्रश्न बस इतना आएगा, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, तरबूज वाला मॉडल किसने दिया, तो जे जे थॉमसन ने दिया। इन्होंने कहा कि जो तरबूज होता है ना लाल, वो पॉजिटिव होता है, और उसके बीज होते हैं ना, वैसे उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव टकरा करके जीरो हो जाते हैं। तो लोगों ने बोला क्या गेलिया आदमी है यार तू, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टकराएंगे तो एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, ऊर्जा तो खत्म हो जाएगी, जैसे घर के पॉजिटिव नेगेटिव टकराते हैं तो बुम होता है, लाइट चली जाती है, तो सेम यहां पर भी वो चीज नष्ट हो जाएगी। कि ये मुझे नहीं पता। ठीक है। 1898 में परमाणु को धनात्मक आवेश वाले गोले के रूप में वर्णित किया, जिसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होते हैं, जैसे कि पुडिंग में आलू बुखारा आता है, उसमें तरबूज में, है ना, इनके बीज में। और इससे एक चीज साबित करना चाहिए कि परमाणु उदासीन होता है। ये क्या साबित करना चाहते थे? कि परमाणु उदासीन होता है। एटम न्यूट्रल इन स्टेट। किसी ने आलू बुखारा देखा है? आलू बुखारा एक प्रकार का फल आता है, ठीक है। मैंने, हो सकता है कि इसका जो नाम है आलू बुखारा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने कभी खाया नहीं, क्योंकि हमारे इधर मिलता नहीं है। ठीक है, तो, है ना, आई वांट, है ना, कभी देखेंगे, कभी खाएंगे, कभी जहां होता है। क्या होता है आलू बुखारा, पता है आपको? ठीक है। चलिए, तो तरबूज के अंदर तो ये मॉडल इनका जो था ना, ये भाई फेल हो गया। ठीक। लोगों ने इनसे सवाल पूछे, ये क्लियरली बता नहीं पाए, और बता नहीं पाए तो फिर अपने घर गए कि जाओ भैया क्या दिक्कत है फिर। ठीक है, जब जो चीज पूछी जा रही है वो तुमसे बताई नहीं जा रही है, तो क्या ही करे तुम्हारे मॉडल को लेके हम। तो ये चीज निकली, ये चीज इनके मॉडल से सामने आई, इतनी चीज हमने देखी यहां पर। अब थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कि ये हो गया, है ना। हाँ, इनके मॉडल की और कोई कमी है? बस नहीं, इतनी ही थी, और कुछ पॉइंट है आगे? हाँ। फिर आते हैं रदरफोर्ड चाचा, बड़े फेमस चाचा रहे हैं। रदरफोर्ड के बारे में मैं कुछ भी लिख के नहीं लाया। क्यों लिख के नहीं लाया? क्योंकि मुझे लिख कर बताना था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें देखो बेसिक सी होती है, तो वहां तो हम कर देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ पढ़ेंगे। लेकिन जहां पर खुद लिख करके चीजें वन बाय वन मैं इस तरह से लिखूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी पोस्टमार्टम हो जाए, और अपना काम भी हो जाए, अपने को दिक्कत भी नहीं हो कि भाई क्या चीज हुई थी, किस तरह से हुई थी। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। रदरफोर्ड साहब जो थे, ये सन 1910-11 में एक मॉडल देते हैं, जिसे रदरफोर्ड का मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के कारण ये व्यक्ति फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिक विज्ञान के जनक कहलाए। इस इसके लिए इन्होंने बहुत सारी चीजों का उपयोग किया। एक, इन्होंने अल्फा पार्टिकल, हिंदी में अल्फा कण, हल्का कण लिख दिया मैंने, किसी का नाम अलका हो तो बुरा मत मानना। अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल,
अब ये जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, ये जो अल्फा कण होते हैं, अगर इनकी बात की जाए, इनका यूज किया, ऐसा कहते हैं कि लगभग 1 लाख अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई। ठीक है, अल्फा पार्टिकल लिए। इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, सोने की पतली परत। तो सर सोने की ही क्यों ली? क्योंकि सोना ही सबसे पतला हो सकता है, ये गोल्ड फॉइल ली। अब यहां पर इन्होंने क्या लिया, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, रेडियो सकरी, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ ही अपने अंदर से क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा किरणों को। इन्होंने अल्फा कणों की बौछार करा दी इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, अब इन्होंने एक दिमाग की चीज करी कि यार कोई डिस्टरबेंस, कल को इनने बहुत, मतलब देखो क्या होता है, वैज्ञानिक शुरुआत में आप सोचते हो ना कि बड़े विद्वान होते हैं, वैज्ञानिक एक किसी चीज के बारे में सोचते हैं और अपनी थ्योरी दे दी, कोई प्रैक्टिकल किया, उस प्रैक्टिकल की थ्योरी दे दी, ये साइंटिस्ट होते थे। क्योंकि उस समय पता नहीं था और आगे चल करके वो सही हो गई तो वो उसके जनक हो गए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने नाम सुना होगा उनका, क्या ऑस्ट्रिया के निवासी थे, है ना, और आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। वो पेशे से गणितज्ञ थे, लेकिन वो दिमाग में कीड़ा था। और पिताजी मेरे मटर बोते हैं यार, इनके लाल फूल होते हैं, एक का पीला फूल है, एक का सफेद फूल है, ये फूल में अंतर कैसे हो गए? ये सूखने के बाद हरी मटर है, ये सूखने के बाद पीली मटर है ना, पीली मटर है। तो भाई साहब वो प्रैक्टिकल गार्डन में करते गए और गणित में अनुपात लिखते गए कि ऐसा होता है तो ये होता है, ऐसा होता है तो ये होता है। उनके मरने के 36 साल बाद जब लोगों को पता चला कि ये डीएनए होते हैं, ये चीज होती है, प्रभावी गुण होते हैं, डोमिनेंस कैरेक्टर होते हैं नेक्स्ट पीढ़ी में, ये उस आदमी को रत्ती भर भी नहीं पता था कि डोमिनेंस ये वो। उसने नियम जरूर दिया, प्रभाविता का नियम, लेकिन उसमें गुणसूत्र का जिक्र नहीं किया, उसमें जीन का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसको नहीं पता था। लेकिन उसने जितनी थ्योरी दी वो सब सच साबित हो गई 35 साल बाद, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स। आई बात समझ में? तो कभी कभी ये चीजें होती हैं, है ना। आधे से ज्यादा वैज्ञानिक जो खोज हुई है ना, वो सिरेंडिपिटी है। सिरेंडिपिटी क्या होती है सर? हमने तो माथा पीटी सुना है। सिरेंडिपिटी अकस्मात हुई वैज्ञानिक खोज को कहा जाता है। गलतियों से जो वैज्ञानिक खोज हो जाती है उन्हें सिरेंडिपिटी। जैसे वो यूरिया वोलर ने बनाया, वो अमोनियम साइनाइड पे काम कर रहा था, गलती से गर्म कर रहा था, गर्म करना भूल गया साहब, और गर्म ज्यादा हो गया, गर्म ज्यादा करना नहीं भूल गया, गर्म ज्यादा हो गया, वो अमोनियम साइनाइड यूरिया बन गया वो। लो बताओ, पहला जैविक पदार्थ सामने आ गया। पेनिसिलिन की खोज, एक ट्रे में भाई साहब फंगस आना आइट साइड में पनप गई, उसने बैक्टीरिया को बाहर नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? लेकिन उसके बाद उनने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, तो पेनिसिलिन वर्ल्ड की फर्स्ट एंटीबायोटिक बन गई साहब। तो ये चीजें होती हैं, ये सत्यता है और इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा, ये सिरेंडिपिटी है। चलिए, तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं और गोल्ड फॉइल के ऊपर इन्होंने क्या किया साहब कि हम बदला लेंगे साहब। तो इन्होंने, है ना, अब इन्होंने देखा कि कोई वैज्ञानिक जैसे इनको टोक रहे थे ना कि दूसरे, अब कोई वैज्ञानिक आके इनको ये बोल सकता था, अरे अल्फा तुमको क्या पता कि अल्फा पार्टिकल ही है, हो सकता है कि कोई बीच में से कोई दूसरे पार्टिकल भी चले गए हों। तो इन्होंने कहा कि मैं पूरे सिस्टम को, इसको निर्वात में रखूंगा। ठीक है, प्लेस्ड इन वैक्यूम। कि सर निर्वात, निर्वात बनाया जा सकता है। ठीक है, छोटी प्लेस के लिए बनाया जा सकता है, नासा वगैरह भी इस चीज को बना लेते हैं। तो निर्वात में, निर्वात का मतलब ये होता है जहां वायु वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो, है ना। तो वायु जहां नहीं हो उसे निर्वात कहा जाता है ना। वायु वगैरह किसी प्रकार के कोई गैस पार्टिकल नहीं थे। अब ई भाई साहब भिड़े, इधर से इन्होंने अल्फा पार्टिकल छोड़े। तो इस गोल्ड फॉइल पे इन्होंने कुछ चीज देखी कि यार कुछ टकरा करके आ रहे हैं, कुछ बाहर निकल गए। तो इस आधार पर टकरा करके जो कण आए कि कोई तो है, तुम ऐसे जा रहे हो आंख बंद करके टकरा गए, अरे यार कोई तो था, और एकदम ऐसे सीधे निकल गए। ठीक है, कोई है ही नहीं रास्ते में, तो कोई रास्ते में है। इस आधार पर इस बंदे ने नाभिक की खोज की। परमाणु का नाभिक खोजा इन्होंने, तो परमाणु के नाभिक की खोज कर दी, न्यूक्लियस की खोज कर दी। और जो पार्टिकल सीधे निकल रहे थे, है ना, ओम फो करके भाई साहब इधर दुर्राटे काटते हुए निकल गए सीधे के सीधे। इससे यह पता चला कि नाभिक में खाली स्थान, भाई परमाणु में खाली स्थान भी होता है। तो परमाणु में पूरा नाभिक घिरे हुए नहीं होता, है ना। हम पढ़ते भी भाई, हम इतना परमाणु बनाते तो नाभिक इतू सा बनाते, तो कोई पार्टिकल यहां से निकलेगा ही सही ऐसा, और यहां जो आएगा वो टकरा करके आ जाएगा ऐसे। तो इन्होंने कहा कि नाभिक है अंदर,
और नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन नाम इसी आदमी ने दिया। तो ये इनका मॉडल था। इनके मॉडल को थोड़ा सा और समझने के लिए मैं एक इमेज और लाया हूं। तो ये बस अपने को इतना ही लिखना, निर्वात में रखा, गोल्ड फॉइल का यूज किया, अल्फा पार्टिकल लगभग 1 लाख छोड़े, एक बार में 20,000 के आसपास छोड़ते थे। 1911 के आसपास ये मॉडल बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा था, क्योंकि इसी ड्यूरेशन में इन्होंने, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, नाभिकीय मॉडल दिया था इन्होंने, हिंदी में इसको नाभिकीय मॉडल कहते हैं। इसी से बाद में इस मॉडल का नाम नाभिकीय मॉडल हो गया। क्यों? क्योंकि नाभिक की खोज हो गई, तो नाभिकीय मॉडल, नहीं तो रदरफोर्ड का मॉडल बोलते हैं। ये देखो, ये पूरा के पूरा गोला जो दिख रहा है, ये परमाणु, इसके बीच में ये यहां पर ये जो चीज दिखाई दे रही है, ये है आपका नाभिक। अब देखो, ये पार्टिकल यहां से चले गए, अब ये पार्टिकल जो थे ये जाकर के यहाँ नाभिक से टकराए तो इधर निकल गया, ये यहां से टकरा के इधर निकल गया, ये यहां से टकरा, ये सब अल्फा किरणें जा रही हैं। तो ये टकरा करके जो निकल रहे हैं, इससे साबित हो गया कि नाभिक है, और जो सीधे निकल गए खाली स्थान है साहब। ठीक है, तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया था, नाभिकीय मॉडल दिया था। ठीक है, अब ये मॉडल तो यहां कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम यहां से आगे थोड़ा सा, जो है बोहर का मॉडल। अरे तुम काहे बुरा मान गए? ठीक है, बोहर का मॉडल, सर ये बाहर का मॉडल है, बाहर का नहीं, बोहर नाम था इनका, नील्स बोहर। ये अलग ही आदमी। आप ये पढ़ते हो ना कि जैसे कि सर ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ये हमने ऐसे पढ़े हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ये सर ये 2 8 1 क्या होते हैं, ये ऐसे कैसे भरते हैं, ये इसकी देन है। अब देखो, आप कभी कहते हो ना सर केमिस्ट्री कम समझ में आती है, मैं तो कह रहा हूं इनको कभी भी मिले ना, ये अभी तो जिंदा तो है नहीं है, इनको पकड़ पकड़ के मारना तुम। ठीक है, और कोई अगर ऊपर जाने वाला हो ना, तो उसको कहना कि ये कहीं मिले तो इनको खोपचम दबा के मारना, तुम्हारे कारण हमारे छोरे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आओ इधर। नील्स बोहर ने 1913 में बोर का परमाणु मॉडल दिया। अब इस मॉडल में क्या चीज थी, इन्होंने भैया कुछ नहीं कहा, कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। सर कैसे भरे जाएंगे मतलब, देखो इन्होंने क्या कहा यार तू दिखता नहीं है, और तेरा कलर मैंने पहले ही ले लिया, ये ठीक। हाँ, अब हम ले लेते हैं। ठीक, KLMN। इन्होंने कहा कि ये देखो, ये न्यूक्लियस है ना, हिंदी में लिख देते हैं, नाभिक, न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं, कि सर नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं, तो एक काम करो, उन कक्षाओं के नाम रख दो। ये क्या नाम रखें? एक काम करो, 1 2 3 4 रख दो। कि सर 1 2 3 4 तो दिक्कत करेंगे, कि क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो भरेंगे। तो एक काम करो, एबीसीडी के नाम पे रख दो, कि एबीसीडी में सर क्या एबीसीडी रख दें? अरे कि एबीसीडी मत रखो यार, क्या क्या कि एक काम करो, KLMN रख दो। सर इनके फुल फॉर्म, अरे क्या कोई फुल फॉर्म नहीं है, मेरे मन में आया मैंने रख दिए। तो भैया इन्होंने पहली कक्षा का नाम K, दूसरी का L, तीसरी का M और चौथी का N रख दिया। क्या ठीक है? तो इनको क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये के पहली कक्षा है? क्या हाँ बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, नाभिक के सबसे पास में होती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया इन्होंने ये बता दिया लोगों को कि ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, कि ये क्यों है, कि इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इसलिए है। तो ठीक है साहब, मान लिया लोगों ने। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो इन्होंने कहा कि एक नियम दे रहा हूं, उस नियम को बताना जब जब बच्चों को पढ़ाओ, कि क्या, कि इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2n स्क्योर से। कि ये 2n स्क्योर क्या होता है, 2 का स्क्योर 4 होता है, 8 का भैया सीधी सी बात है 64 होता है, 4 का 16 होता है, ये n का स्क्योर का है। कि ये जो n है ना, ये n नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल, कक्षा की संख्या है। सर कौन सी कक्षा, पहली, दूसरी, 10th, 10th वाला स्टूडेंट होगा वो 10 रखेगा, 9 वाला स्टूडेंट, अरे क्या, नहीं 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 नहीं, ये जो k है ना, इसको पहली कक्षा कह रहे हैं ना, तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा। ये L वाला के कहेगा मैं दूसरी कक्षा में हूं, M वाला कहेगा मैं तीसरी कक्षा में हूं। तो एक कक्षा की संख्या है, कि अच्छा ऐसा होता है, कि हाँ ऐसा होगा। तो इन्होंने बताया ये चीज। अब इन्होंने कहा जैसे कि अब यहां देखो, ये के वाला कहेगा मैं पहली कक्षा में, तो 2 गुणित किसका स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर। एल वाला कहेगा 2 गुणित भैया दूसरी कक्षा है मेरी, तो 2 का स्क्वायर। ये एम वाला कहेगा मेरी तीसरी कक्षा है, तो 2 गुणित 3 का स्क्वायर।
फिर ये एन वाला कहेगा सर मेरी चौथी कक्षा है तो 4 का स्क्वायर। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। फिर कितने जाएंगे? 8। समय हो जाए तो बता देना, अभी तो टाइम है। ठीक है, फिर 18। ठीक है, फिर 32, है ना, क्योंकि 8 बजे मेरी दूसरी क्लास है एमटीएस की। 2, 8, 18, 32। ठीक है, कि ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं साहब। ठीक है ना, 2, 8, 18, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कि मतलब अभी भी समझ नहीं आया? अरे क्या कुछ नहीं, पहली वाली कक्षा में यहां पर 2 गोले बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक बात खत्म। अरे पहली वाली अंदर है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा उसके बाद में, कि उसके बाद में भैया सीधी सी बात है 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। उसके अगली में क्या? 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्या उसके बाद? अरे के बाबू उसके बाद अगली कक्षा एन है और एन में 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ऐसे भरे जाएंगे। ठीक है, ओके। अब ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, यही मॉडल यहां पर है। ठीक है, ये मॉडल था इनका, कि भैया बोहर का मॉडल है। एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, है ना, ये के एल एम एन कक्षा हो गई। इसका डायग्राम मैंने आपको बनाकर बताया। तो इन्होंने क्या बताया था कक्षा में? इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल या ऑर्बिट। ठीक है, इसका सूत्र क्या था, फॉर्मूला? 2n²। और ये n क्या था? नंबर ऑफ शेल। कक्षा की संख्या। के एल एम और एन, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। सर यहां से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं? जी हाँ, इस डब्बे से आपके पीवाईक्यू है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस डब्बे से हैं आपके। कि सर कैसे प्रश्न है? प्रश्न ये आता है, बताइए के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एल में कितने होते हैं? 8। एम में कितने होते हैं? 18। एन में कितने होते हैं? 32। ये प्रश्न आते हैं, के एल एम एन। ठीक है, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और ये इसका वेल प्लेट डायग्राम है। ठीक है, एक कह रहे हैं सर तीसरे में 16 आएगा, 18 नहीं आएगा। बेटा अगर तुमने इस 18 को 16 कर दिया, जीवन में सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक तो केमिस्ट्री तो गई तेल लेने, अपना गणित ही अच्छा नहीं है। अपने को पहले पहाड़े सीखने चाहिए। 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18, है ना, ऐसे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे पहले पहाड़े पढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर जाकर के कंपटीशन की तैयारी करो। ठीक है, यही करूं मैं तुम्हारा है। एक तो इसको है ना जितना इजी कर सकता था उतना किया भैया, इससे सरल नहीं पढ़ा सकता मैं। सबसे सरल तरीका यही था। हाँ, जो अप्लाई कर सकता था सब कर लिया। फिर आते हाइजेनबर्ग। ऐसा लग रहा है हाईजेक कर लिया एरोप्लेन। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है यार?
हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, बताओ मेरी गति क्या है सर, तुम कहाँ चल रहे हो कैसे बता देंगे? बताओ मैं कहाँ पे हूं? सर स्क्रीन पे नहीं, मैं खड़ा कहाँ पे हूं? अरे सर चल रहे हो तो कहाँ से बता देंगे? या तो तुम खड़े रहो तो हम बता देंगे तुम खड़े हो बोर्ड के कोने में, यहां खड़े रहोगे तो बोर्ड के बीच में, है ना? अब तुम कह रहे हो बीच में खड़े हो कि मैं कहाँ चल रहा हूं, तो चल रहे ही नहीं हो तो कहां से बता देंगे कहाँ चल रहे हो? बस यही इस आदमी ने बताया। इसने कहा कि ये जो परमाणु की ये जो चक्कर लगाते हैं ना इलेक्ट्रॉन, या तो आप इनकी स्थिति और इनकी गति दोनों का निर्धारण एक साथ नहीं कर सकते, या तो तुम स्थिति बता दो या तुम गति बता दो। आओ इधर। वर्नर हाइजेनबर्ग ने फरवरी के महीने में 1927 में एक ऐसा कांड किया जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। चलिए सोमवार के दिन क्लास नहीं होगी हो, मैं बाहर जा रहा हूं। किसी गतिशील सूक्ष्मकण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि की स्थिति व संवेग, संवेग का मतलब वही होता है द्रव्यमान गुणित वेग को संवेग या मोमेंटम कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, ठीक है? दोनों का एक साथ निर्धारण असंभव है, संभव नहीं है, बस यही नियम है। लेकिन ये सिर्फ छोटे पे लागू होता है, बड़ों पे नहीं। मैं खड़ा हूं तो तुम बता दोगे तुम खड़े हो, छोटे दिखते नहीं है ना। हवा में कोई, मान लीजिए कार्बन का कण उड़ रहा है, अब इस ये यहां है, नहीं नहीं ये यहां है, नहीं नहीं ये यहां है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? ये देखो, ये कागज, इस कागज का इत्तू सा कागज, बताओ कहाँ है ये? दिखा? नहीं दिखा, मुझे भी नहीं दिखा, तुम्हें क्या दिखेगा? चलिए, सिंपल। आज की क्लास हल्लास, अगली क्लास पढ़ेंगे समस्थानिक समभारिक समदाब क्या होते हैं, इनके बारे में, ठीक है? और बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम हर बार पढ़ते हैं। आज की क्लास यहाँ विराम करते हैं क्योंकि 5 मिनट में अभी वो खत्म हो नहीं पाएगा। अगली क्लास मंगलवार के दिन होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका एक सिंपल सा प्रश्न जवाब दे करके जरूर जाइएगा, उसके पहले रोटी नहीं पचेगी नहीं जाओगे तो। तुम जवाब दे देते हो फटाफट, इसलिए मैं, है ना। चलो, एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताना है, कमेंट सेक्शन आपका है। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बाद में।